हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 7 धूप की उष्मित छुअन से। कवि हैं रामदरस मिश्र जी। स्टूडेंट्स, आज हम सब पढ़ रहे हैं पाठ 7 धूप की उष्मित छुअन से। धूप आप जानते ही हैं, सूर्य की किरणें। उष्मित, उष्मा धन इत प्रत्यय लगाया गया है। उष्मा से भरी हुई, गर्मी से भरी हुई। छुअन यानी स्पर्श, मतलब छूना। इसके कवि हैं या यूं कहें गजलकार है रामदरस मिश्र जी। आप जानते ही हैं कि जब पेड़ पौधों पे धूप की गर्मी पड़ती है, धूप उसे स्पर्श करता है तो उसमें जान आ जाती है, प्राण आ जाती है। पूरा जो जीवन है धूप निकलने से ही शुरू होता है और धूप निकलने के बाद ही रात का आगमन होता है। आइए देखते हैं कि गजलकार दरस मिश्र जी ने क्या कुछ लिखा है पद्य संबंधी में। यहाँ रामदरस मिश्र की 2 गजलें दी गई हैं। गजलें क्या है? कविता लेखन की एक विधा है, एक तरीका है, एक परंपरा है। प्रथम गजल के शेरों में, शेर क्या होते हैं? ये जो 2 पंक्तियां हैं ना, देखिए ऊपर नीचे दिख रही हैं आपको। ये जो 2 पंक्तियां हैं, इन दोनों पंक्तियों को मिलाकर एक शेर होता है, उसको शेर कहते हैं। शेरों में आपने पहचान के साथी के मिलने से राह के आसान होने, अस्थायी खुशी, जीवन की बेचैनी की बात की है। मतलब जो पहली कविता है उसमें कवि ने यह बताया हुआ है कि अगर आप रास्ते पर चल रहे हैं, आपको कोई राहगीर मिल गया, कोई साथी मिल गया, हमसफ़र मिल गया, दोस्त या पहचान वाला कोई मिल गया, या कोई मिला जिससे आपकी पहचान हो गई, दोस्ती हो गई, तो आपका रास्ता आसान हो जाता है। उसके मिलने पर आपको जीवन में जो थोड़े ही समय के लिए जो खुशी मिलती, जो प्रसन्नता मिलती है, वह बहुत ही सुखमय होती है। जीवन की बेचैनी की बात कही, अर्थात जीवन में जो उदासी आती है उसकी बात की है। पहले गजल की बात हुई। अब देखते हैं दूसरे गजल में गजलकार ने क्या कहा। दूसरी गजल में वसंत के आगमन से, वसंत क्या एक ऋतु होती है। ये वसंत ऋतु आती कभी है? जब ही होली का त्यौहार आता है, जब जो कि आपको बहुत पसंद है, आप उसमें रंग खेला करते हैं, तो उस समय जो ऋतु होती है वह वसंत ऋतु के नाम से जानी जाती है। आगमन से, आगमन मतलब आने से, प्रकृति प्राणियों में होने वाले परिवर्तन एवं प्रसन्न वातावरण की बात कही है। यानी दूसरी गजल में कवि क्या बताते हैं गजलकार कि जब वसंत ऋतु आती है तो प्रकृति में यानी वातावरण में क्या बदलाव होता है, किस तरह से वातावरण दिखाई पड़ता है, मनुष्य में और जीवों में क्या बदलाव, क्या परिवर्तन होता है, किस तरह से लोगों में खुशी आती है, उसी को कवि ने यहाँ पे बताया हुआ है। आइए पहली गज़ल को हम लोग पढ़ते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं। यहाँ पे मैं इस कविता में आए हुए जो कठिन शब्द हैं उनको भी बताता चलूँगा, साथ में ही आप लोगों को छोटे छोटे जो प्रश्न बनेंगे उनसे भी परिचित कराता चलूँगा। जो व्याकरण आएंगे उनके बारे में भी बताता रहूँगा। तो पहली गज़ल है, रास्ते में रोशनी तेरी मुस्कान हो गई, रास्ते में रोशनी तेरी मुस्कान हो गई, पहचान थी न तुझसे यूँ पहचान हो गई। तो कवि यहाँ पे वर्णन करते हैं उस राहगीर का, उस यात्री का जो अकेले घर से निकला हुआ है, किसी से उसका परिचय नहीं है। रास्ते में अगर उसे कोई परिचित मिल जाता है, कोई उसका मित्र बन जाता है, कोई हमसफ़र बन जाता है, तो उसे कौन सी खुशी होती है, उसी का वर्णन कवि ने यहाँ पे किया हुआ है। यह तो आप भी जान रहे हैं कि अकेले अगर आप कहीं जा रहे हैं
कोई जान पहचान वाला नहीं है, कोई परिचित नहीं है, सब अपरिचित हैं, तो आपको बड़ा बुरा लगता है, बड़ी बेचैनी सी होती है, रास्ता जैसे लगता है कट ही नहीं रहा है। कभी उसी का वर्णन करते हैं कवि रामदरस मिश्र जी। वे कहते हैं कि मनुष्य जो होता है वह अपने प्रगति के रास्ते पर, मार्ग पर, अपने जीवन के रास्ते पर अकेले चलता रहता है, लेकिन रास्ते में ही जब किसी से जान पहचान हो जाती है, जीवन के रास्ते पर चलते चलते जब कोई मिल जाता है, तब वहाँ पर रास्ता बड़ी आसानी से कट जाता है, बहुत आराम से कट जाता है। किसी से परिचय हो जाने के बाद मनुष्य को अपनी उदासी दूर करने का अवसर मिलता है। कभी वही कहते हैं कि रास्ते में अकेले चलते समय, जीवन के रास्ते पर अकेले चलते हुए इंसान दुखी रहता है, निराश रहता है, लेकिन जब कोई हमसफर मिलता है, किसी से पहचान हो जाती है, तो वहाँ पर रास्ता बहुत आसान हो जाता है और जीवन में जो उदासी का अंधकार रहता है वह दूर हो जाता है। मनुष्य के चेहरे पर उदासी दूर होने के कारण वहाँ मनुष्य के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है। यहाँ पे मुस्कान में अगर आप प्रत्यय जोड़ें तो आहट जुड़ेगा, तो मुस्कान प्लस आहट मुस्कुराहट। रोशनी स्त्रीलिंग है, रास्ते बहुवचन हैं। यहाँ पे प्रश्न आपके जो छोटे छोटे बनते हैं उन प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न यही हुआ कि कवि की राह आसान कब हुई, तो यहाँ पे उत्तर यहाँ से निकालेंगे, जब रास्ते में किसी से पहचान हुई, मुलाकात हुई, उसके बाद कवि की राह, कवि का रास्ता आसान हो गया। अगला प्रश्न है, रास्ते में यह रोशनी बन गई, तो क्या होगी? मुस्कान। मुस्कान रोशनी बन गई। दूसरा, कितना मैं चला चलता रहा राह कठिन थी। कितना मैं चला चलता रहा राह कठिन थी, देखा जो तुझे राह वो आसान हो गई। कवि कहते हैं कि जीवन के पथ पर, जीवन की राह पर वे अकेले चल रहे थे। कोई भी मनुष्य जीवन के पथ पर अकेले चलता रहता है। जीवन में आगे बढ़ते समय, चलते समय कोई साथी नहीं होता है। ऐसे में जो कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, व्यक्ति अकेले ही उन्हें झेलता रहता है। उसके जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो दुख आता है, उसका वह अकेले ही सामना करता है। लेकिन देखा जो तुझे राह वो आसान हो गई। अगर जीवन के रास्ते पर चलते समय कोई साथी मिल जाता है, हमसफर मिल जाता है, कोई मित्र मिल जाता है, तो वह कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता आसान हो जाता है। इस तरह से कवि यहाँ पे बताते हैं कि अगर हम जीवन के रास्ते पर चल रहे हैं, मंजिल के रास्ते को पाने के लिए बढ़ रहे हैं, कोई राहगीर मिल जाता है, कोई इष्ट मित्र मिल जाता है, दोस्त मिल जाता है, तो हमारा रास्ता आसान हो जाता है। अगर कोई राहगीर, कोई दोस्त नहीं होता, तो परिणाम यह होता है कि जीवन में जो कठिनाइयाँ मिल रही, दुख मिल रहा है, परेशानी मिल रही है, उसे हम अकेले सहते हैं और उसे सहते हुए हम और अधिक दुखी और निराश रहते हैं। अब तक तो उदासीन सी थी मुझसे ये दुनिया। उदासीन होना अर्थात ध्यान न देना, हमारी तरफ बिल्कुल ही ध्यान न देना। दुनिया, संसार, जाने क्या हुआ, आज कदरदान हो गई। कदरदान होना यानी कद्र करना, हमारी प्रशंसा करना, तारीफ करना। कवि यहाँ पे यह बताते हैं कि दुनिया के लोग, संसार के लोग अब तक कभी भी उनकी तारीफ नहीं किया करते थे, उनकी प्रशंसा नहीं किया करते थे, उनकी अनदेखी किया करते थे,
उनके जीवन में अभी तक उदासीनता ही भरी थी। लोग उनकी उपेक्षा ही करते, अनदेखी किया करते थे। उनकी तरफ ध्यान बिल्कुल ही दुनिया के लोग नहीं दिया करते थे। जाने क्या हुआ, आज कदरदान हो गई। कभी कहते हैं कि ऐसा न जाने क्या परिवर्तन हो गया, क्या बदलाव उनमें आ गया कि दुनिया के लोग उनके ऊपर मेहरबान हो गए, उनकी तारीफ करने लगे, उनकी कद्र करने लगे, उनका सम्मान करने लगे। तो यहाँ पे कवि क्या बताना चाहते हैं कि जैसे कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है, वह जीवन में अपने कठिनाइयाँ झेल रहा है, परेशान है, तो कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, उसकी तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता है। लेकिन जैसे ही उसके जीवन में सफलताएं उसे मिलने लगती हैं, वह अच्छे से पढ़ाई करने लगता है, उसको कोई अच्छी नौकरी मिल जाती है, तो दुनिया के लोग उसकी कद्र करने लगते हैं, उसका सम्मान करने लगते हैं। यहाँ पे देखेंगे कदरदान का अर्थ यहाँ पे आपका होता है कि सम्मान देना, कद्र करना, इज्जत करना, गुण ग्राहक होना। आइए आगे बढ़ते हैं। आई थी खुशी घर मेरे रहने के वास्ते, आई थी खुशी घर मेरे रहने के वास्ते, 2 दिन के लिए खाए ओ मेहमान हो गई। अब यहाँ पे कवि जो है अस्थाई खुशी मिली थी, यानी टेम्पररी, और उसके खुशी के जाने के बाद मन में जो उदासी आई, जो बेचैनी आई, उसका वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि उनके जीवन में थोड़े समय के लिए ही प्रसन्नता आई थी, खुशी आई थी, सुख आया हुआ था। खुशी में अगर प्रत्यय जोड़ें तो खुशहाली। वास्ते का मतलब होता है के लिए। कभी कहते हैं उनके जीवन में थोड़े ही समय के लिए अस्थायी रूप से कुछ खुशियां आई थी, और वे खुशियां बहुत समय तक नहीं रही। वे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जैसी बात हो गई कि वह खुशियां जो हैं उनके जीवन में केवल 2 दिन के लिए रही। उसके बाद कभी कहते हैं कि उनके जीवन से वह सुख, वह खुशी छिन गई। जैसे मेहमान आते हैं, 2 दिन के लिए रहते हैं, 2 दिन के बाद वे मेहमान, वे अतिथि अपने घर वापस चले जाते हैं। ठीक उसी तरह से कहते हैं कि उनके जीवन में भी खुशियां आई थी, और ऐसा उन खुशियों के आने के बाद लग रहा था कि वह खुशियां हमेशा उनके साथ में रहेंगी, वह सुख हमेशा उन्हें मिलता रहेगा। लेकिन जैसे मेहमान आते हैं, 2 दिन के बाद चले जाते हैं, उसी तरह से कवि के जीवन में आई हुई खुशियां भी 2 दिन तक रहीं, कुछ ही समय तक रहीं, और उसके बाद वे चली गई। पल भर को नहीं चैन से सो पाया आदमी, पल भर को नहीं चैन से सो पाया आदमी, सपनों से आज नींद परेशान हो गई। कभी यहाँ पर एक आम इंसान की परेशानियों का, उसके दुख का वर्णन करते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति किस तरह से सपनों के जाल बुनता है। उनका कहना है कि मनुष्य जो होता है वह जीवन में कठिनाइयों का सामना करता रहता है। वे कहते हैं कि दिन भर काम करने के बाद पल भर यानी क्षण भर के लिए चैन से यानी आराम से आदमी, इंसान जो सामान्य व्यक्ति है, मजदूर है, किसान है, गरीब है, वह दिन भर काम करने के बाद भी थोड़े समय के लिए भी आराम से सो नहीं पाया। कारण यह है सपनों से आज नींद परेशान हो गई। वह जब रात के समय सोने लगा तो उसकी आंखों में उसके सुनहरे भविष्य के सपने आने लगे कि किस तरह से उसे अपना जीवन बनाना है, अपने परिवार को चलाना है। इस तरह के सपने उसको दिखाई पड़ने लगे, उसको रात के समय ये सपने आने लगे। इन सपनों के कारण उसकी नींद गायब हो गई और वह व्यक्ति परेशान हो गया कि आखिर अपने सपनों को वह पूरा कैसे कर पाएगा। यहाँ प्रश्न बनता है
कि आदमी चैन से सो नहीं पाया, कारण लिखिए। तो सपनों के कारण उसे नींद नहीं आई और वह परेशान हुआ, इस कारण वह सो नहीं पाया। सपनों बहुवचन है। रोती रही अकेली पड़ी रागनी उसकी, रोती रही अकेली पड़ी रागनी उसकी, लोगों के स्वर मिले तो सहगान हो गई। रागनी यानी गीत संगीत, स्वर यानी आवाज, सहगान होना यानी समूह गान होना। सह मतलब समूह, गान मतलब गाना। कभी यहाँ पे यह बताते हैं कि एकता में कितनी ताकत होती है। अगर हम अकेले हैं तो हम अकेले हमेशा दुखी और परेशान रहेंगे। लोगों के साथ मिल जाने पर किस तरह से जीवन आसान हो जाता है, उसी का वर्णन यहाँ पे कवि करते हैं। वे कहते हैं कि जब गीत संगीत अकेला था, अर्थात कोई उसे सुनने वाला नहीं था, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। कहते हैं ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। तो लोगों के सहयोग मिल जाने के बाद काम आसान हो जाते हैं। वही कवि कहते हैं यहाँ पे कि संगीतकारों का जो गीत संगीत था वह अकेला था, अर्थात कोई उसे सुन नहीं रहा था, कोई उसकी सराहना नहीं कर रहा था। जब वह गीत संगीत अकेला था, ऐसे में वह गीत संगीत पूरी तरह से दुखी पड़ा हुआ था। अकेलेपन के कारण वह उपेक्षित हो गया था, उसकी अनदेखी हो रही थी, अनादर हो रहा था। लोगों के स्वर मिले तो वो सहगान हो गई। लेकिन जब उस गीत संगीत को लोगों की आवाज मिल गई, अर्थात जब कई लोग एक साथ में मिल करके उस गीत को, उस संगीत को गाने लगे, तो वह समूह गान बन गई। और देखते देखते वह उपेक्षित पड़ी हुई जो रागिनी थी, गीत संगीत था, वह समूह गान में बदल गई। इस तरह कवि ने यहाँ पे बताया है कि एकता में कितनी शक्ति होती है। अब यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ से बनाते हैं, अब तक कवि से उदासीन रहने वाली, तो उत्तर क्या होगा? दुनिया। अगला प्रश्न है, सपनों से परेशान होने वाली, तो उत्तर में आएगा नींद। अगला है, आज कदरदान होने वाली, तो उत्तर क्या होना है? उत्तर होना है दुनिया। अगला प्रश्न है कि लोगों के स्वर मिलने से रागनी यह बन गई, लोगों के स्वर मिलने से रागनी यह बन गई, तो उत्तर होगा सहगान। तो अगला प्रश्न यहाँ पे जो बनता है वह यह है, कवि की राह आसान हो गई, कारण लिखिए। तो वहाँ पे हो जाएगा कि कवि को राहगीर मिल गए, साथी मिल गए, इस कारण उनकी राह आसान हो गई। तो इस तरह से आज हम लोग इतना पढ़ते हैं। आशा करेंगे कि आप लोगों को यह भावार्थ अच्छे से समझ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।